धन्यवाद सरोज मैम। ओम सभी को ओम। यह कक्षा हमारी महिला पतंजलि योग समिति द्वारका द्वारा चलाई जाती है। ऑनलाइन निःशुल्क योग कक्षा है, 5:30 से 7 बजे तक रहती है। सभी लोग जो नए साधक भी आज आए हैं वो भी नियमित रूप से जुड़ सकते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब सुशांत मित्तल जी का विशेष धन्यवाद, स्वागत उनका और आने के लिए। सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण जो भी आए हैं हमारे इस समय, नीता जी हैं, शांता जी, स्नेहलता जी, सुषमा जी, सभी का स्वागत। और डॉक्टर सुशांत जी का विशेष स्वागत। उनका विषय आज रहेगा कैंसर से संबंधित, कब, क्यों, कैसे कैंसर होता है और उसका उपचार कैसे होता है, उनका विषय है। और स्वागत करते हुए डॉक्टर साहब का मैं अनिल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका परिचय हम सबको कराएं। स्वागत है सभी का। ओम सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छी योग की कक्षा अभी तक ली ज्योति जी का शुक्रिया। आज हमारे बीच में हम सब लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर सुशांत मित्तल जी, जो कि बालाजी एक्शन ग्रुप का जो हॉस्पिटल है उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कैंसर के, वो हमारे बीच में है। ये हम लोग तो सभी लोग इस बीमारी से ही घबरा जाते हैं। एक दो बार मैंने देखा कई साधकों के परिवारों में कुछ हुआ तो उन्होंने मुझे संपर्क भी किया। तो डॉक्टर साहब तो एक स्पेशलिस्ट हैं, इस बीमारी के बारे में भी बताएंगे हमको और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताएंगे। आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है। आप एम्स में भी काम कर चुके हैं, आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी काम कर चुके हैं। और हम विशेष आभारी हैं शांता जी के भी, कि जो हमारी कक्षा में निरंतर जुड़ती भी रहती है और उन्होंने ही कहा कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना समय निकालें। तो डॉक्टर साहब आज हमको कुछ देर तक कैंसर के जो बेसिक्स हैं उसके बारे में बताएंगे, ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे और फिर आप लोगों के कुछ प्रश्न यदि होंगे तो उनको भी ले सकेंगे। मैं एक बार फिर से उनका स्वागत करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब। ओम शांति। नमस्कार जी, धन्यवाद आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस सौभाग्य के लिए कि आप सब वरिष्ठ लोगों के सामने मैं कुछ अपनी नॉलेज आप लोगों से शेयर कर सकूं। और जो मैडम योगा करा रही थी बहुत ही अच्छा करा रही थी। मैं भी कुछ टाइम के लिए मंदिर और घंटियों के बीच पहुंच गया था। बहुत ही कामिंग इफेक्ट था, बहुत ही अच्छा इफेक्ट था वो। और मेरे को अच्छा लगा कि लोग योगा के साथ इतने जुड़े हुए हैं और मुझे खुशी है कि लोग अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हैं और उसका ध्यान रखते हैं। तो आज शांता जी ने और अनिल जी ने मुझे मौका दिया। मैं अपनी बस एक प्रेजेंटेशन छोटी सी उसको प्रेजेंट करने की दिखाता हूँ आपको। आप सभी लोग प्राणायाम करते रहें, अनुलोम विलोम या कपालभाति, और साथ ही ये भी अनुरोध है कि कॉपी पेन अपने पास रखें। जो विशेष कुछ बातें बताई जाती हैं वो आपको ध्यान में रहें, तो इसलिए आप लोग अपने पास कॉपी पेन भी रखें तो अच्छा। हमारे जो नए साधक आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? जी दिख रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो कैंसर के बारे में आजकल हर कोई कैंसर से अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। किसी भी शादी, बर्थडे पार्टी या सोशल गैदरिंग में मिले तो कोई ना कोई जरूर ये रहता है कि भाई मेरे घर में किसी को कैंसर है, कि मेरे पड़ोस में है, कि किसी के फ्रेंड सर्कल में है।
तो कैंसर इतना बढ़ता जा रहा है कि कोई ना कोई इसकी एसोसिएशन की वजह से लोग इसके लिए चिंतित रहते हैं। एज ए डॉक्टर मैं भी चिंतित रहता हूँ कि भाई इतना ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, इतने ज्यादा केसेस बढ़ने लग गए। आज से 15 साल पहले जब मैं रेजिडेंट था तब उतने केसेस नहीं थे जितने आज की डेट में केसेस हैं। और इसका क्या कारण है, इसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम सोचते हैं कि कैंसर क्या है तो हर कोई ये सोचता है कि ये टर्मिनल डिजीज है, इसके बाद जिंदगी खत्म, कोई लाइफ नहीं है और जिंदगी का अंत है। तो ऐसा नहीं है। साइंस ने बहुत तरक्की करी है, साइंस में बहुत सारी नई इन्वेस्टिगेशंस आई हैं, दवाइयां आई हैं, सर्जिकल टेक्निक्स आई हैं, जिसकी वजह से हम इस बीमारी को जड़ से हटा सकते हैं, निस्तानाबूद कर सकते हैं और लोग और पेशेंट्स एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हर रोज नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स मरते रहते हैं। तो ये जो ग्रोथ है, whenever this is happening every day, we see our nails are growing, our hair are growing। तो बॉडी के अंदर इसी तरीके से पेट में, गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में, इंटेस्टाइन्स में एवरी डे द सेल्स आर शेडिंग ऑफ एंड न्यू सेल्स आर बीइंग ग्रोन। तो एक ये सिस्टमैटिक फंक्शन है कि भाई आज मान लीजिए स्टमक के अंदर 4000 सेल्स की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी 4000 नए सेल्स बनाएगी और 4000 बनाने के बाद एक सेंसरी मैकेनिज्म से सेल्स बनने रुक जाएंगे। इसी तरीके से मुंह के अंदर बॉडी ने आज मान लीजिए 3000 सेल्स की डेथ हुई तो नए 3000 सेल्स बनते रहेंगे। तो ये रेगुलर साइकिल चलती रहती है। लेकिन किसी कारणवश ये जो सेल्स बन रहे हैं ये 3000 की जगह बनने बंद ना हो, ये 3000 की जगह 5000 बन जाए, 5 के 10, 10 के 15, 15 के 20, इस तरीके से अगर ये सेल्स बनने लग जाएं तो ये अनकंट्रोल्ड एक ग्रोथ हो जाती है। तो जब ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है इसको हम एक ट्यूमर कहते हैं कि भाई एक ट्यूमर बन गया, एक गांठ बन गई है। और जब ये फैलने लग जाती है तो उसको हम कैंसर का नाम दे देते हैं। तो हमने बहुत सी टाइम देखा होगा कि लोगों को हाथ में गांठें होती हैं, चेस्ट पे होती हैं, तो उसको ज्यादातर लाइपोमा कहा जाता है, एक नॉर्मल चर्बी की गांठ होती है। लेकिन अगर जैसे कोई गांठ अगर मान लीजिए ब्रेस्ट में हो गई, गॉल ब्लैडर में हो गई, ब्रेन में होगी, जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो सेल्स कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि इस टाइम एट प्रेजेंट हमारे घर में सब क्या मोटर चल रही होगी, जिसकी वजह से म्युनिसिपैलिटी का पानी हमारे अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक में भर रहा है। थोड़ी देर बाद शायद जब तक ये मेरी टॉक खत्म होगी तो हमारी मोटर के सेंसर्स ये बोलने लग जाते हैं पानी भर गया है, मोटर बंद कर दीजिए, पानी भर गया है, मोटर बंद कर दीजिए। एक अलार्म रिपीटेडली सुनाई देने लग जाता है और मोटर बंद हो जाती है ताकि पानी ना भरे। और लेकिन अगर वो मोटर का सेंसर खराब हो जाए तो वो पानी टंकी से बाहर निकलने लग जाएगा और वो पानी हमें जरूरत नहीं है और वो एक कीचड़ बना देगा। वो हो सकता है कि छत से सीढ़ियों के थ्रू नीचे घर में आने लग जाए तो वो गंदगी फैलाएगा। उसी तरीके से अगर बॉडी का सेंसरी मैकेनिज्म किसी भी कारणवश, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, अडल्ट्रेटेड फूड, अडल्ट्रेटेड पानी, पोल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, किसी भी कारणवश से वो सेंसरी मैकेनिज्म अगर खराब हो जाएगा तो बॉडी उस एक्स्ट्रा सेल्स के बनने को रोक नहीं सकती और वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर फैलने लग जाएंगे। तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। ये अगर हम एक साइंटिफिक तरीके से देखें, एक ये नॉर्मल सेल है और उसके नीचे इसको प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल बनने लगे, ये एबनॉर्मल सेल ग्रो होते जा रहे हैं और जब एक उस प्रोटेक्टिव लेयर या उस बॉर्डर को वो क्रॉस करके नीचे जो खून की कोशिकाएं हैं उसके अंदर आ जाता है तो उसको हम कैंसर कहते हैं, जो कि ये फैलने की क्षमता रखता है कि वो ब्लड से या लिम्फ नोड से बॉडी के अंदर
फैल सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैलिग्नेंट वर्सेस बिनाइन। बिनाइन मतलब कि कैंसर नहीं है, लेकिन शरीर में गांठें हैं, वो जो कि नॉर्मल गांठें हो सकती हैं। बहुत सी यंग फीमेल्स को फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट हो जाता है, जो कि हार्मोनल होता है, वो धीरे धीरे करके एज के साथ ठीक हो जाता है। और बहुत सी लेडीज को ब्रेस्ट के अंदर मैलिग्नेंट कैंसर होता है, जो कि हम देखें, अगर ये ब्लू कलर की प्रोटेक्टिव लेयर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको अगर वो इन्वेड कर जाता है तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा कैंसर लंग के कैंसर है, उसके बाद ब्रेस्ट के कैंसर है, फिर बड़ी आंत का कैंसर है, और फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये वर्ल्ड ओवर है। इसके कारण सबसे ज्यादा क्योंकि स्मोकिंग है, जिसकी वजह से लंग कैंसर है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कैंसर है मेल फीमेल के कैंसर को मिलाकर। और उसके बाद चेंज तो नहीं कर रहे ना, स्लाइड पहली है, फर्स्ट है स्लाइड। चेंज नहीं हो रही सर स्लाइड? नहीं, स्लाइड चेंज नहीं हो रही, वही अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा। अरे मैं तो, मेरे को लगा स्लाइड चेंज हो रही है। हाँ, बस अब फर्स्ट चेंज हुई थी अभी। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ, अब हो रही है जी? हाँ, अब हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर मेल फीमेल्स के कैंसर को मिला के देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, उसके बाद मुंह का कैंसर, लिप और ओरल कैविटी, और फिर सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, एंड देन लंग कैंसर। तो अगर हम देखें कि लिप, ओरल कैविटी और लंग का कैंसर, इसके मोस्ट कॉमन कॉज है टोबैको, स्मोकिंग, और ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर के अंदर आता है कि अगर इसको सही स्टेज पे अगर पकड़ लिया जाए तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, लोग शर्माते हैं, टाइम पे बताते नहीं है, उनको साइन एंड सिम्टम पता नहीं है। तो ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर काफी कॉमन है, हम उसका रोकथाम कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन कैंसर का कारण है टोबैको यूज। टोबैको चाहे स्मोकिंग के फॉर्म में हो कि नॉन स्मोकिंग के फॉर्मेट में है, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी, हुक्का, खैनी, तंबाकू, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोबैको हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और टोबैको क्यों ऐसा करता है? क्योंकि टोबैको के अंदर हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, जो कि बॉडी का डीएनए खराब कर देते हैं, सेंसरी मैकेनिज्म को खराब कर देते हैं, और बॉडी के अंदर सेल्स ग्रो होते हैं। फरीदकोट, वहां पे पेस्टिसाइड का यूज इतना ज्यादा है कि वहां से एक ट्रेन चलती है जो कि बीकानेर, राजस्थान के कैंसर हॉस्पिटल तक जाती है, और उसमें ज्यादातर लोग कैंसर के मरीज होते हैं। और उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पर लोगों ने डाल दिया है, क्योंकि वहां से इतने लोग अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। और वहां देखा गया है कि वो इसका कारण प्रोबेबली यही है कि वहां पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज्यादा है। 2% लोगों के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि सन से हार्मफुल रेज होती हैं, तो उसकी वजह से भी कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है, जो कि स्किन कैंसर वगैरह है। लेकिन इंडिया में इसके चांसेस कम है, क्योंकि यूजली इंडियन पॉपुलेशन इज ब्राउन पॉपुलेशन, उनके अंदर मेलेनिन ज्यादा होता है, तो सन से प्रोटेक्शन रहती है। ये ज्यादातर व्हाइट पॉपुलेशन के अंदर, कॉकेशियन और यूरोपियंस के अंदर ज्यादा कॉमन है। टोबैको का यूज अगर हम देखें तो इसका प्रभाव शरीर के हर अंग पे है, माउथ में है, थ्रोट में है, फूड पाइप में है, लंग, लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, कोलोन, ब्लड कैंसर,
यूट्राइन कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर, सब किस्म के ऑर्गन्स के अंदर कैंसर का दुष्प्रभाव होता है। ये नहीं कि सिर्फ जिस हिस्से में धुआं जा रहा है जो कि लंग और वोकल कॉर्ड्स है उसके अंदर, लेकिन उस धुएं में से जो ये हैवी मेटल एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर जाते हैं, उसकी वजह से स्टमक में, पैनक्रियाज में, यूरिनरी ब्लैडर में भी होता है। इसमें एक बहुत ही कॉमन सा एक जोक है हमारे मेडिकल फील्ड में कि एक बाबूजी थे जिनको प्रोस्टेट का कैंसर था, तो उनका एग्जामिनेशन कर रहे थे प्रोस्टेट के कैंसर के लिए, तो वो स्टूडेंट्स उनका केस प्रेजेंट कर रहे थे, तो जो भी आता था उनसे पूछता था कि बाबूजी आप बीड़ी पीते हो? वो कहता हाँ। फिर दूसरे स्टूडेंट ने आया, बाबूजी आप बीड़ी पीते हो? कहता हाँ। तो कम से कम 10-12 स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा कि बाबूजी आप बीड़ी पीते हो? कहता क्या बात होगी भाई, हमारे पिछवाड़े से धुआं दिख रहा है के? तो मतलब कि प्रोस्टेट कैंसर जो कि गदूद है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के पास होता है, वहां तक धुआं तो नहीं जाता, लेकिन उसका दुष्परिणाम जरूर जाता है, जिसकी वजह से ये कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कॉमन है। अल्कोहल, इसका सेवन बहुत ज्यादा हो गया है। इसका गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती क्योंकि प्रोबेबली इनका एक्साइज और रेवेन्यू इतना ज्यादा आता है गवर्नमेंट को कि अल्कोहल पे कोई पाबंदी नहीं है, और इसका सेवन इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि माउथ का, ईसोफेगस का, इवन ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर बहुत कॉमन हो गया है अल्कोहल के कंजम्पशन से। ओबेसिटी, जैसे मैंने आपको बोला, मोटापे की वजह से कैंसर बहुत कॉमन है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से मोटापा है। और जो ये एक्स्ट्रा फैट टिश्यू होते हैं, जो भी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा चीज है, ये एक्स्ट्रा फैट जो है ये बॉडी को नुकसान देती है। इसकी वजह से ज्यादा हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो फैट टिश्यूज होते हैं हॉर्मोन्स निकलते हैं। उस हॉर्मोन्स की वजह से फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट और यूट्रस, बच्चेदानी का कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि एक हार्मोन होता है जिसको कहा जाता है ईस्ट्रोजन। वो ईस्ट्रोजन एक नॉर्मल लिमिट में तो बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन जब वो इन फैट टिश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बनने लग जाता है तो कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक कॉमन जो कि स्ट्रेस, आज की डेट में स्ट्रेस सभी को है, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे एल्डरली लोग हो, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉमन है। और मेरे को ऐसा फील होता है कि इस स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आना, दिक्कत होना, लैक ऑफ स्लीप, या जो कि आजकल हम देखते हैं बीपीओ इंडस्ट्री में लोग देर रात तक, सुबह रात के 11 से सुबह 5 बजे तक काम कर रहे हैं और फिर सुबह जाके सो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उसकी वजह से बॉडी का सर्कैडियन रिदम, नींद, एक स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस है। जब आप रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक या 5 बजे तक आप सोते हैं तो बॉडी हील होती है, और उस हीलिंग के दौरान जो भी पूरे दिन में डैमेज हुआ होता है बॉडी को, पोल्यूशन को लेके, स्ट्रेस को लेके, पेस्टिसाइड को लेके, तो उस हीलिंग को हमें बॉडी को टाइम देना होता है और वो बॉडी एडिक्वेट हील होती है। लेकिन जब स्ट्रेस की वजह से या काम की वजह से लोग देर रात तक सोते नहीं है या टाइम पे नहीं सोते, तो वो हीलिंग प्रोसेस ठीक से नहीं होता। तो एक इनविजिबल किलर जो कि एयर पोल्यूशन है। अब दिल्ली में सर्दी आ रही है, AQI हमारा ट्रिपल डिजिट्स पे पहुंच जाएगा, फिर से हमें दिक्कतें होने का डर है। हमारे बच्चे जो कि कोविड टाइम में अगर आप देखें वो 2 साल तक घरों में ही थे, लेकिन अब जो बच्चे स्कूल जाने लगे उनको चांस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। तो वो इसी वजह से है कि ये इनविजिबल किलर जो कि एयर पोल्यूशन है, इसकी वजह से कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अब लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसके अंदर प्रिवेंशन क्या, हमें पता कैसे लगे कि कैंसर है, हम इसका अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस कर पाए ताकि हम इसको टाइमली इंटरवीन करके निकाल सकें। तो इसके जो वार्निंग साइंस हैं, इसके अंदर एक परसिस्टेंट हेडेक, आप हेडेक तो आजकल सबको कॉमन है, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन परसिस्टेंट हेडेक का मतलब हो गया जो हेडेक दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, जो कि 1-1.5 महीने से चलता जा रहा है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके आंखों का नंबर ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन आपका हेडेक चलता जा रहा है, तो उसकी वजह से आपको अपने आप को इवैल्यूएट कराना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कर रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना
पहले आप 4 मंजिल सीढ़ी चढ़ जाते थे, सांस नहीं फूलता था, अब सांस फूल रहा है। या पहले पार्क में 4 चक्कर काट लेते थे, लेकिन अब नहीं काट पाते। तो अगर थकावट हो रही है, सांस फूल रहा है, स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ये कॉमन होता है कि उनको लगता है कि स्मोकिंग की वजह से, लेकिन उनको इवैल्यूएट कराना चाहिए कि भाई ये सांस क्यों फूल रहा है, फेफड़े में कोई गांठ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं जिसकी वजह से सांस फूल रहा है। एक खांसी जो कि जा नहीं रही हो, आपने देखा होगा हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ जी बहुत बार ये कहते हैं कि खांसी जो कि 3 हफ्ते से ज्यादा है वो टीबी का कारण हो सकती है, उसका हमें जांच कराना चाहिए, डेफिनेटली उसकी जांच करानी चाहिए। क्योंकि खांसी सिर्फ टीबी की वजह से नहीं, हो सकता है कि फेफड़े में कोई और दिक्कत हो जिसकी वजह से ये खांसी है, तो हमें उसका इवैल्यूएशन कराना। इनडाइजेशन या डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, बहुत से लोग कहते हैं कि खाना पच नहीं रहा, निगलने में दिक्कत है, पेट जल्दी फूल जाता है, भरा भरा सा महसूस होता है, बहुत सारी गैस बन रही है, डकारें आ रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको स्टमक या गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड कराने में कोई हर्ज नहीं। अल्ट्रासाउंड कराना एक सिंपल सी जांच है जिससे अपने को पता लग सकता है, और अपने डॉक्टर साहब को दिखा के उसका आगे इवैल्यूएशन करें कि भाई निगलने में जो दिक्कत है उसके लिए वो दूरबीन डाल के, कैमरा डाल के देख सकें कि क्या प्रॉब्लम। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, एक कोई छाला हो जो कि ठीक ना हो रहा, जबान पे छाला होना बहुत कॉमन चीज है, स्पेशली जो तंबाकू खाते हैं उनको छाले ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, लेकिन एक छाला जो कि ठीक ना हो, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, छाला ठीक ही नहीं हो रहा, तो उसमें हमें जाके चेक कराना चाहिए। हो सकता है कि वो अल्सर है, कैंसर का अल्सर है, और अर्ली स्टेज पे उसको अगर पकड़ के उसको ऑपरेट कर दिया जाए तो सिर्फ सर्जरी से ही ट्रीटमेंट मुमकिन है, उसके लिए आगे कीमो रेडिएशन की जरूरत ना पड़े। चेंज इन बॉल एंड ब्लैडर हैबिट फॉर नो रीजन, भाई आज आपको कॉन्स्टिपेशन है, 2 दिन बाद लूज मोशन है, फिर कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ऐसी साइकिल चेंज होती जा रही है। या फिर यूरिन में दिक्कत है, कभी यूरिन ज्यादा आ रहा है, कभी अटक रहा है यूरिन, ठीक से प्रेशर नहीं आ रहा, यूरिन में ब्लड आना या पॉटी में ब्लड आना, ये सब चीजें हो सकता है कि कैंसर हो, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन आपको जांच करानी चाहिए। अर्ली सिम्पटम हो सकता है, ये अर्ली साइन हो सकता है जिसके लिए हमें जांच करानी चाहिए। आंतों में कोई छाला है, कोई हो सकता है आपको पाइल्स हो, पाइल्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन उसको जांच कराने में कोई हर्ज नहीं। ब्लड इन यूरिन, स्टूल्स एंड स्पिट, जो कि मैंने बताया, खांसी में खून आना, पेशाब में खून आना या लैट्रिन में खून आना। ए मोल दैट चेंजेस इज शेप, साइज और ब्लीड्स, यानी स्किन के ऊपर कोई काला धब्बा जो कि इसका साइज या शेप चेंज होता जा रहा है, ये यूजली मेलानोमा, स्किन कैंसर की तरफ ध्यान देता है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस एंड टायर्डनेस, ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वजह से हो रहा है, लेकिन हमें इसका डेफिनेटली जांच कराना चाहिए। अगर इंटेंशनल वेट लॉस नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड है, तो हमें इसकी जांच करानी चाहिए, ब्लड की जांच करानी चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, ब्लड कैंसर ना हो। और सबसे मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट में लंप होना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर में सबसे पहला सिम्टम या साइन होता है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ हो, वो गांठ दर्द नहीं करती। शुरू की जो ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज है उसमें वो पेनलेस लंप होता है, जिसकी वजह से लोग उस पर ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि दर्द नहीं है तो शायद कैंसर नहीं होगा, लेकिन उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसी कोई गांठ है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसका डेफिनेटली जांच करानी चाहिए, क्योंकि उसमें दर्द होगा तो हो सकता है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया हो भी सकता है कि वो ब्रेस्ट का इन्फेक्शन हो, लेकिन उसकी जांच जरूर करानी चाहिए। ज्यादातर लोग शर्मा शर्मी में, स्टिग्मा की वजह से, डर की वजह से बताते नहीं है, और फिर वो एडवांस स्टेज पे आते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो इसका प्रोटेक्शन कैसे है, हाउ डू यू प्रिवेंट कैंसर? जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो स्मोकिंग ना करना, ये तो सबको पता है, टीवी पे ऐड आती है, स्मोकिंग के डब्बों पे होती है कि अवॉइड स्मोकिंग एंड सेकंड हैंड स्मोकिंग। बहुत से ज्यादातर लोग मेल स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से वाइफ्स को या बच्चों को सेकंड हैंड स्मोकिंग का कारण बनना पड़ता है। तो उस वजह से हेल्दी वेट रखना, अपनी हाइट के साथ एक सिंपल जो फॉर्मूला होता है कि आपकी हाइट जितने भी सेंटीमीटर की, मान लीजिए आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर की,
170 सेंटीमीटर के, तो 170 में से 100 घटाएंगे तो 70 बचेगा, तो 70 किलो आपका एडिक्वेट वेट होना चाहिए, हेल्दी वेट होना चाहिए। जिसकी 150 सेंटीमीटर हाइट है उनकी 50 किलो वेट होना चाहिए। तो दिस इज एन आइडियल वेट, सिंपल फॉर्मूला कि कैसे हेल्दी वेट को रखना है। फिजिकल एक्टिविटी इन एवरीडे लाइफ, ये योगा आप रेगुलरली करते रहें। इस फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से बॉडी का गंदगी टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलता है। हेल्दी डाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि हम 5th स्टैंडर्ड की मॉरल साइंस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन लीफी हेल्दी वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, अल्कोहल का अवॉइड, टू मच सन एक्सपोजर, ये इंडिया के लिए भी है। पॉल्यूटेंट्स, उसका तो अब हम कितना कर सकते हैं कहना मुश्किल है। कितने लोग दिल्ली के बाहर जाके रह सकते हैं आउटसाइड इंडिया, क्योंकि AQI तो बहुत अच्छा नहीं रहता दिल्ली का। रेडिएशन एक्सपोजर्स, गेट वैक्सीनेशन जो मैंने बताया जैसे कि HPV वैक्सीन है उसके बारे में करना। और 12th जो है, गेट स्क्रीन्ड फॉर कैंसर। इसका क्या मतलब है कि हम अपना रेगुलर जांच कराएं, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में इस टॉपिक पे आऊंगा। खाने में लोग मेरे से पूछते हैं कि ऐसा क्या खाएं जिसकी वजह से हम अपना प्रोटेक्शन कर सके। तो हमारे पुराने उपनिषद और योगा के अंदर कहा गया है कि हल्दी एक बहुत ही अच्छी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के साथ आती है। हम लोग बचपन से इसका सेवन करते आ रहे हैं। हल्दी वाला दूध पीते हैं जब गला खराब हो जाए, या हल्दी का फोफा लगाते हैं जब चोट लग जाए। तो हल्दी का सेवन अपनी डाइट में इंप्रूव करने से इसका एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात यह है कि टर्मरिक इतने टाइम से हमारे सोसाइटी में इतने टाइम से है, लेकिन जब ये US के पास या US ने इसको FDA अप्रूवल दिया, तब ये एक दवाई के रूप में इंडिया में वापस आया। और अब कर्क्यूमिन के नाम से इसकी सेल होती है। तो मैं पेशेंट्स को कहता हूं, आप इतना महंगा कर्क्यूमिन क्यों खरीद रहे हैं? कर्क्यूमिन इज नथिंग बट हल्दी। घर में हल्दी सबके मसालदानी में होती है, इसका सेवन करें। सर्दियों में इसका 1/4 चम्मच दूध में डाल के लें। इससे आपके अंदर बहुत शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बनेंगे, एंटी इन्फ्लेमेशन होगी और आपको विशेष फायदा होगा। जो अब मैं इसके अंदर कुछ रेगुलर चेकअप्स के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं। बहुत सारी लैब्स भी इसको ऑफर करती हैं, जिसके अंदर हम ब्लड टेस्ट जैसे कि CBC, LFT, KFT, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, मैमोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट, चेस्ट एक्सरे, PSA लेवल्स, विटामिन D, विटामिन B12 जैसे टेस्ट पे करते हैं। तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बड़े सिंपल से टेस्ट है, इससे कैंसर का हम पता कर सकते हैं। उनको लगता है कि कैंसर के पता नहीं कितने महंगे टेस्ट होंगे, 10-15 हजार के टेस्ट होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलर जो आप एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं उसी से काफी जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे कि आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, अपना हीमोग्लोबिन कराएंगे टेस्ट, CBC कराएंगे, तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो क्यों कम है? क्या आपको बच्चेदानी के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है? जिन लेडीज का मेंसेस बंद हो गए हैं, ऐसा तो नहीं उनको ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से उनको पता नहीं है और टप कोई कुछ खून जा रहा है उसमें से, तो हम गायनेकोलॉजिस्ट का चेकअप कराते हैं। अगर किसी मेल को ऐसा हो रहा है तो ऐसा तो नहीं कि भाई पाइल्स की कोई दिक्कत है, यूरिन के अंदर कोई ब्लड जा रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो, कोई हाथों में कोई छाला तो नहीं जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है और हीमोग्लोबिन कम है, स्टमक में अल्सर तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है जो हमें पता नहीं लग रही, टायर्डनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, उससे पता लगेगा कि लिवर में कोई गांठें तो नहीं है, कोई लिवर के फंक्शन अफेक्टेड तो नहीं है। तो ये जो सिंपल जांचें हैं, अल्ट्रासाउंड से पता लगेगा कि भाई गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, यूट्रस के अंदर, ओवरीज के अंदर, पैनक्रियास के अंदर, ये सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं। एक सिंपल एक्सरे से हम काफी चीजें पता कर लेते हैं। तो ये जो सिंपल टेस्ट है इसी से हमें काफी चीजों का पता लग जाता है। आजकल हमने देखा होगा कि विटामिन D बहुत कम आता है लोगों का, क्योंकि हम धूप में नहीं बैठते हैं, हम AC घर से AC गाड़ी में, AC गाड़ी से AC ऑफिस के अंदर और शाम को वापस लौटते हैं, तो विटामिन D की बहुत कमी है। तो विटामिन D का सेवन करने से, उसका नॉर्मल लेवल रखने से हम बहुत से कैंसर्स का प्रिवेंशन कर सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो
ENT का चेकअप होता है उसके अंदर, तो वो कैंसर स्क्रीनिंग होती है। उसके अंदर हम लिप्स के अंदर, होठों के अंदर, मुंह के अंदर, जबान पे कोई गांठे तो नहीं है, गर्दन में कोई गांठे तो नहीं है, वो हम चेकअप करा लेते हैं, जिससे पता लगता है कि हमारे ओरल कैविटी ठीक है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, ओरल कैविटी कैंसर मोस्ट कॉमन है मेन के अंदर इंडिया। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है, इसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। महीने की एक डेट फिक्स कर लें सब कि हमें 15 तारीख को या सेकंड संडे को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। ये गूगल पे आसानी से उपलब्ध है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे किया जाए, ताकि इस ब्रेस्ट में कोई गांठ है, कुछ है, तो उसका पता लगाया जा सके और उसको टाइमली इंटरवीन करके ऑपरेट करा सके। आजकल साइंस ने ऐसी तरक्की कर ली है कि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज पे पकड़ने में हमें पूरी ब्रेस्ट भी नहीं हटानी, सिर्फ वो लंप हटाना है। हो सकता है कि कीमो रेडिएशन की जरूरत भी ना पड़े, तो आप सिर्फ छोटी सी सर्जरी से ही ठीक हो जाए। मैमोग्राफी 2 साल में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए, ताकि ये स्पेशल एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, जिससे हम कोई सस्पेक्टेड लीजन होता है, कोई लंप होता है, तो हम उसकी जांच कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं। लंग कैंसर स्क्रीनिंग, जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, जो कि रोज रोज के एक डब्बा पी जाते हैं स्मोकिंग का, सिगरेट का फॉर मोर देन 30 इयर्स, उनके अंदर हम स्पेशल लो डोज कॉन्ट्रास्ट, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करते हैं, जिससे फेफड़े में कोई गांठ है तो हम उसका पता कर सके। कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग यानी कि आंतों का कैंसर, इसके अंदर हम नीचे से कोलोनोस्कोप डालते हैं और देखते हैं कि भाई कोई अंदर कोई गांठ तो नहीं, कोई छाला तो नहीं, कोई सस्पेक्टेड लीजन तो नहीं है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर का मतलब बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। बहुत से लोग सोचते हैं कि गर्दन में जो सर्वाइकल का दर्द है ये वो नहीं है, ये सेपरेट है। गर्दन का जो सर्वाइकल होता है वो अलग चीज है, ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात है। और इसमें एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसको पैप स्मीयर कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के ही एक साइंटिस्ट हैं, मेरे हॉस्पिटल जहां से मैं पढ़ा हूं टाटा के, उन्होंने एक सिंपल विनेगर जो कि हम यूज करते हैं एसिटिक एसिड, उसी से उन्होंने एक टेस्ट निकाला है। सिंपल सा टेस्ट है, 10 मिनट में टेस्ट हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि पेशेंट को सर्विक्स का कैंसर है या नहीं है। तो पैप स्मीयर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आपको साल में 2 साल में एक बार उसका चेकअप कराना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। तो अर्ली डिटेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 के अंदर जो बीमारी अपने ऑर्गन तक ही सीमित है, मान लीजिए फेफड़े का कैंसर है तो एक फेफड़े के एक लोब तक ही सीमित है, तो वो स्टेज 1 हो जाती है। अगर वो साइज 5 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए तो वो स्टेज 2 होती है। स्टेज 3 का मतलब कि आसपास के लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी के अंदर पुलिसमैन का काम करते हैं। भाई किसी को जैसे कि मुंह में तकलीफ होती है तो गर्दन में लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, किसी को हाथ में तकलीफ हो तो बगल में लिम्फ नोड्स आते हैं। लिम्फ नोड्स का काम होता है कि इस इन्फेक्शन को यहीं तक सीमित रखना। किसी को मुंह का इन्फेक्शन है तो गर्दन के लिम्फ नोड्स कोशिश करते हैं कि इन्फेक्शन मुंह तक ही सीमित रहे, फेफड़ों में ना जाए। तो लेकिन जब ये बीमारी लिम्फ नोड्स के अंदर आ जाती है तो ये स्टेज 3 हो जाती है। और जब बीमारी एक मेजर ऑर्गन से निकल के दूसरे मेजर ऑर्गन में, यानी कि लंग कैंसर एक लंग से निकल के लेबर में चला जाए या ब्रेन में चला जाए या हड्डियों में चला जाए, तो वो स्टेज 4 हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में ही पकड़ ले, तो हम इसको सही टाइम पे ऑपरेट करके या ट्रीट करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट 3 तरीकों से होता है, सर्जरी से, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से। सर्जरी यानी कि ऑपरेट करके निकाल दिया जाए, रेडिएशन यानी कि स्पेशल एक्सरेज देके उसको रेडियोथेरेपी करी जाए, और कीमोथेरेपी इंजेक्शन देके, एंटीबायोटिक्स देके, केमिकल्स देके उसको ठीक करना। कीमो से लोग बहुत डरते हैं कि कीमो से भाई छाले हो जाते हैं, उल्टियां होती हैं, बहुत साइड इफेक्ट होता है, लोगों को लगता है कि पता नहीं कोबरे का जहर है, कितना दर्द करता है। ऐसा नहीं होता। कीमोथेरेपी दर्द नहीं देती, बीमारी दर्द देती है। किसी को ब्रेन में बीमारी है तो उसको सर दर्द रहेगा, किसी को हड्डियों में बीमारी है तो उसको हड्डियों में दर्द रहेगा। लेकिन क्योंकि वो स्टेज 4 हो जाती है, जब बीमारी हड्डियों में या ब्रेन में पहुंच जाती है, उसकी वजह से दर्द होता है, तो लोगों को लगता है कि कीमो की वजह से दर्द हो रहा है। कीमो के साइड इफेक्ट्स में बाल चले जाते हैं, लेकिन बाल वापस आ जाते हैं जब कीमोथेरेपी बंद होती है। बाकी उल्टी, दस्त, बुखार, दर्द होना,
परेशानी होना, ये आज की साइंस और आज की दवाइयों में 5-7% लोगों को होता है, जो कि इजिली मैनेजेबल होता है। साइंस ने तरक्की करी, उन्होंने टारगेटेड थेरेपीज निकाली। टारगेट थेरेपीज का मतलब हम एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे आज की डेट में अपने रूम का फैन बंद करना है, तो उस फैन को बंद करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं एमसीबी डाउन कर दूं, तो फैन के साथ साथ ट्यूबलाइट भी, एसी सब बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्विच बोर्ड पे जाके डायरेक्टली पंखे का स्विच ऑफ करूं, तो सिर्फ पंखा ही बंद होगा, तो उसको टारगेट थेरेपी कहते हैं। तो टारगेट थेरेपी जो होती है वो कैंसर के सेल्स को टारगेट करके उतने ही सेल्स को मारती है जितनी रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल सेल्स को नहीं मारती। और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी होती है कि बॉडी की इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ताकि बॉडी खुद ही कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके मार सके, और जो थोड़े बहुत दुष्परिणाम कीमो के होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते। ये लेटेस्ट चीज है कि हम बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके कैंसर को मारते हैं। लंग कैंसर के अंदर इसका बहुत यूज होता है, जिसकी वजह से काफी लोगों को इससे फायदा होता है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आगे लोगों का कुछ सवाल हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर जी आपसे। मैं राजलक्ष्मी कृष्णन, मेरी बहन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था 5 साल पहले, और उसका ऑपरेशन भी हो गया है। 5 साल से वो रह रही है, परंतु उसका वेट केवल 30 kg है, और उसको इस बात का डर है कि फिर से उसे कैंसर न हो जाए। तो क्या दोबारा कैंसर होने की शंका है? क्या दोबारा उसको कैंसर हो सकता है क्या? वैसे ऑपरेशन हो गया है उसका ब्रेस्ट कैंसर का, तो 30 kg से बढ़ नहीं रही है। हम लोग इतनी सहानुभूति दे रहे हैं, पर जो भी खाती है उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, शायद इसी फियर के कारण कि फिर से दोबारा कैंसर ना हो जाए। और वो चेकअप भी नहीं करवाती है, चेकअप भी नहीं करवाने जाती, केवल डर के कारण। ये एग्जैक्टली राजलक्ष्मी जी, मैं यही कह रहा हूँ, जो लोग स्टिग्मा, डर, इसकी वजह से जो चेकअप नहीं कराते, इसकी वजह से दिक्कत होती है। अब अंदर ही अंदर घुट घुट के सोचते रहना कि हाय मेरे को कैंसर फिर से ना हो जाए, खाना ना खाना, डॉक्टर के पास ना जाना, तो ये गलत है। उनको डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए, जाके चेकअप कराएं, अपनी तसल्ली कराएं कि कैंसर है कि नहीं। तसल्ली रहेगी तो वो खाना भी खाएंगी और उनका वजन भी बढ़ेगा। तो जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे, मुझे लग रहा है कि वो सोच सोच के इतनी परेशान है कि वो खाना ही नहीं खाते कि भाई मेरे को फिर से कैंसर ना हो जाए। ये तो मेरे ख्याल से अप्रोच ठीक नहीं है। उनको जाना चाहिए, अपने डॉक्टर साहब से चेकअप कराना चाहिए, और निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर कैंसर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और आगे चल के अपना खाना पीना ठीक रखे। 100% कोई भी ये नहीं कह सकता कि कैंसर वापस आएगा कि नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम क्यों आया ये नहीं पता, सेकंड टाइम क्यों आएगा इसका भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर रेगुलर चेकअप्स और दवाइयां लेते रहें तो चांसेस कम हो जाते हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि कैंसर नहीं आएगा। स्टेज 1 का भी आ सकता है, स्टेज 4 का भी आ सकता है। किस्मत भी इसमें बहुत बड़ी चीज होती है। और हम लोग भी डॉक्टर्स हैं, हमारे भी साइंस में लिमिटेशन है। साइंस ने तरक्की की है, लेकिन हम 100% किसी को भी नहीं कह सकते कि कैंसर वापस। जी शुक्रिया राजलक्ष्मी जी। आगे किसी को भी पूछना सर मुझे पूछना है। नमस्कार सर। सर मैं उत्पत्ति कंडारी। पूछिए। सर मेरे हस्बैंड का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है 5.1 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 4.2 सेंटीमीटर माइनस 52.2 ml। तो सर इसमें क्या है कि कितना बढ़ा हुआ है, कितना है कि ये आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए किसने बताया था मैम? सर डॉक्टर साहब ने बताया था, क्योंकि ये इनको बार बार यूरिन पास होती थी नाइट में। आप फिर डॉक्टर साहब के पास गए थे वापस रिपोर्ट लेकर? जी गए थे, पर उन्होंने ढंग से फिर बताया नहीं कितना बढ़ा हुआ, क्या बढ़ा हुआ है। मेडिसिन दे रखे हैं सर बस। ऐसा है जी। सिर्फ इस रिपोर्ट के बेसिस पे कैंसर कहना मुश्किल है। जांचें करनी पड़ेंगी, पीएसए टेस्ट करना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता है कि उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में दिक्कत होती है। तो आपको उनका पीएसए लेवल चेक कराना चाहिए, और डॉक्टर साहब उस प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करें कि उसके अंदर उसकी फील कैसी, वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, उससे अपने को पता लगेगा। इसलिए तो आप डॉक्टर के पास फिर से जाएं, अपनी तसल्ली पूरी करें कि इसमें क्या है, हमें शंका दूर नहीं हुई है, तो डॉक्टर साहब के साथ जाके फिर से मिलें। ओके थैंक यू सर। और सर मेरे को अपने बारे में पूछना है। नवंबर में मेरा ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो लम्स निकले थे 2।
तो सर उसके बाद मुझे कोई वो है कि मैंने उसके बाद 1-2 अल्ट्रासाउंड करवा लिए, वो नॉर्मल निकल रहे हैं वो। तो लंप में क्या था? लंब में कुछ नहीं सर मतलब टेस्ट होने गए थे तो उन्होंने नॉर्मल बताया, कुछ नहीं निकला था। तो बस कुछ फर्स्ट नहीं में है। मुझे पता लग गया था सर। बहुत अच्छी बात है, तो कुछ नहीं करना है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। राजीव जी कुछ पूछ रहे हैं, राजीव रावत जी। हाँ सर, नमस्कार। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी, और इतने सरल शब्दों में इतनी अच्छी व्याख्या बहुत कम देखने को मिलती है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आपने इतने गूढ़ और इतने जटिल विषय को इतने सुंदर शब्दों में समझाया है, बिल्कुल साधारण आदमी को समझ में आ जाए। बहुत बहुत आभार आपका। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा था कि आपने 2-3 चीजें जो इसमें बताई थी बहुत जरूरी थी, जैसे कि एक आपने कहा था कि हेडक, यानी कि अगर कोई लंबे समय तक हेडक चल रहा है तो हेडक, क्या वो कुछ विशेष तरह की हेडक की बात है, या जो एक सिर दर्द जैसे आम अमूमन घर परिवारों में आदमी को होता है, या जैसे जो माइग्रेन की जो बीमारी है आपके द्वारा बताया हुआ हेडक, क्या उससे अलग है? धन्यवाद सर। तब माइग्रेन जब होता है, माइग्रेन का कहते हैं कि एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से माइग्रेन हो जाता है। किसी को धूप में निकलने से माइग्रेन होता है, किसी को फास्टिंग रखने से माइग्रेन हो जाता है, व्रत रखने से होता है, किसी को मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो माइग्रेन हो जाता है। तो माइग्रेन एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, मतलब और कोई कारण नहीं मिल रहा इसलिए माइग्रेन है। तो माइग्रेन की इवैल्यूएशन में एमआरआई ब्रेन या सीटी स्कैन ब्रेन किया जाता है देखने के लिए कि भाई ब्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो परसिस्टेंट हेडेक के अंदर जब आप एमआरआई या सीटी स्कैन करके देखते हैं और उसमें कुछ नहीं पता लगता है कि कोई गांठ है, तो हम माइग्रेन का डायग्नोसिस करते हैं। तो हम उसमें कैंसर भी रूल आउट कर लेते हैं कि कोई गांठ तो नहीं। तो इस तरीके से परसिस्टेंट हेडेक का एक कारण कैंसर हो सकता है, जो कि हमने सीटी स्कैन या एमआरआई करके पता कर लिया। इसके सर मुझे पूछना था, एक उंगली में, उंगली टिप में एक ग्लैमस ट्यूमर नाम से डायग्नोसिस हुआ है, और वही छोटी सी सिस्ट ब्रेन की एमआरआई में आई है। तो क्या इसमें और आगे कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने हैं? ग्लोमस ट्यूमर, ग्लोमस कह रहे हैं सर? जी, ग्लोमस ट्यूमर। ग्लोमस ट्यूमर सर एक सर्जरी के द्वारा ठीक करने वाली बीमारी है। इसमें आप न्यूरो सर्जन से मिले, अगर वो दिक्कत दे रही है तो उसको ऑपरेट करके निकलवा लीजिए। संतोष खुराना जी कुछ कह रहे थे। हाँ जी सर। सर मेरे यूट्रस में कैंसर था, 3 साल पहले मैंने ऑपरेशन से रिमूव हो गया। मैं बिल्कुल वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन स्टिचेस पे कभी कभी स्ट्रेस पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए या कोई ट्रीटमेंट है? तो क्या करना चाहिए? एक बार कराया, बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ, थेरेपी वगैरह भी हो गई थी। स्टिचेस में दिक्कत आपको इसलिए हो रही होगी क्योंकि आपकी एब्डोमिनल मसल वीक है, जिसकी वजह से आपकी स्किन खिंचती है। तो जहां उन्होंने चीरा लगाया था वो स्किन खिंचती है, तो आपको खिंचाव महसूस होता है। तो उसके लिए आपको अपना रेगुलर एब्डोमिनल, जो भी योगा में आपको एक्सरसाइज सिखाई जाए, वो करनी चाहिए ताकि आपकी मसल स्ट्रांग हो। और अगर आपको कोई हर्निया वगैरह नहीं है तो अपना रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपकी चीज ठीक हो जाएगी। अगर शुगर नहीं है, शुगर को कंट्रोल में रखें, ये सारी चीजें नहीं है तो ये शुगर कुछ भी नहीं है। अंदर से जो नहीं, अंदर जो स्टिचेस है ना वो स्ट्रेच करते हैं, अंदर से फीलिंग होती है कि मेरे स्टिचेस अंदर से कभी चुभन होती है, कभी वो खिंचाव पड़ता है उनके ऊपर। वो नॉर्मल चीज है, उसके कुछ नहीं करना, उस पे नथिंग टू बी डन। थैंक यू जी। डॉक्टर जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं आकाश बोल रहा हूँ, मैं दुबई से बोल रहा हूँ, दुबई से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर 2 दिन पहले ही डिटेक्ट किया गया है, मेरी जीभ के ऊपर एक छोटा सा अल्सर था कुछ 3-4-5 महीने पहले। तो डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, उन्होंने बोला कि विटामिन B12 और आयरन लो आया है। दैट इज द रीजन, क्योंकि मेरे को जो खाता था मेरे को हर चीज स्पाइसी लगती थी। हाँ जी। तो उन्होंने बोला शायद वो आपको रीजन वही है कि विटामिन B12 लो हो गया। उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मल सप्लीमेंट्स वगैरह सब दिए हैं। मैं ट्रीटमेंट करता रहा बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। 3-4 लास्ट वीक मेरे को ना गले के पास एक छोटा सा लिम्फ नोड बना। तो मैंने ENT को दिखाया, ENT ने बोला कि ये आपका नॉर्मल चीज नहीं है, आप ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए। ऑन्कोलॉजिस्ट को कल ही मुझे मालूम चला है कि जो जीभ पे छोटा सा अल्सर था, इट इज शोइंग एज अ कैंसरस सेल्स।
और लिम्फ नोड और ये दोनों की आपकी सर्जरी होगी और सर्जरी का रेडियोथेरेपी होगी। तो कल से थोड़ा सा मैं डर गया सब चीज सुन के, बिकॉज मैं नॉन स्मोकर हूँ, नॉन अल्कोहलिक हूँ, प्रॉपर BMI है बॉडी का, एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ एक्टिव पर्सन हूँ, तो बिना किसी रीजन के ये चीज निकल आई है मुझे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 2-3 डॉक्टर्स से ऑलरेडी एडवाइस और ओपिनियंस ले चुका हूँ, तो आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू फॉर दिस, कि मुझे सर्जरी के लिए जाना है या कुछ नॉर्मली किसी नेचुरली तरीके से आई कैन गेट इट क्यूर्ड। सर आपकी बायोप्सी हुई है? बायोप्सी के लिए शायद मंडे या ट्यूसडे को बायोप्सी होगी, तब मुझे वो कह रहे हैं कि बायोप्सी के बाद ही दे विल टेल द प्रॉपर रिजल्ट। सर पहले बायोप्सी करा लीजिए, उसको कंफर्म करा लीजिए, और अगर आपकी बीमारी सिर्फ जीभ और लिम्फ नोड तक ही सीमित है तो ऑपरेशन ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, टिबेटन, मैं साइंस के अगेंस्ट हूँ, ये भी एक साइंस है, लेकिन ये साइंस क्रॉनिक चीजों को ठीक करने के लिए है। ये साइंस बीमारी के वापस आने के चांसेस को कम करने के लिए है। अभी जो आपकी दिक्कत है इसके लिए एलोपैथी ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इसके, अगर इसमें कैंसर निकलता है और ये लिमिटेड स्टेज पे ही है तो इसको ऑपरेशन करा के बेस्ट ट्रीटमेंट हुई है। उसके बाद आप, या उसके साथ साथ आप नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, तिब्बतन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी करना चाहते हैं आप करिए, डेफिनेटली मैं उसका केस नहीं हूँ, तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई इन्फेक्शन रहा हो, जैसे कि मैंने कहा वायरल इन्फेक्शन है, HPV इन्फेक्शन है, या कभी कभार शार्प टूथ होता है, एक नुकीला दांत की वजह से वो परसिस्टेंटली चुभता रहता है, उसकी वजह से भी कैंसर बनना आता है। तो आप अपने जब भी डॉक्टर साहब के पास जाएंगे उनको अपना डेंटल चेकअप कराएं, उसके अंदर देखें अगर कोई शार्प टूथ है तो उसको ग्राइंड करा लें और इसका ट्रीटमेंट कराएं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। मतलब सर्जरी इज द ओनली सॉल्यूशन? इफ इट इज पॉसिबल, गेट द सर्जरी डन। देर सवेर आप माने चाहे न माने, अगर लोकलाइज चीज है तो सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट है, उसी से आप ठीक रहेंगे और आगे चल के भी स्वस्थ जीवन कर पाए। जी शुक्रिया आकाश जी। ममता गुप्ता जी ने हाथ रेस किया है। ममता जी बोलिए। ममता गुप्ता, और एक और मैं देख रहा हूँ नाउ, एंड 2 more have raised hands। जिन्होंने हाथ खड़े किए कृपया एक एक करके अपनी बात रखें, कोई भी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली है, मैं धन्यवाद करती हूँ सबका। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल ओवरी में नॉर्मली कैंसर हो रहे हैं, तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि कैंसर के जो सिम्टम है, फर्स्ट स्टेज वाले जो सिम्टम है, हमें ये कैसे पता चले जो हम उसको फर्स्ट स्टेज पे ही रोक सके? ठीक है, मैंने एक विशेष इस पे बोला भी था और मैंने स्लाइड भी दिखाई थी, मैं इसके बारे में फिर से बता देता हूँ। आपने ओवरी का पूछा तो मैं उसी के बारे में बता देता हूँ कि ओवेरियन कैंसर जो होता है हमारे पेल्विस के अंदर होता है, जो कि हमारा कूल्हे की हड्डी होती है, उसके अंदर काफी जगह होती है जिसकी वजह से वो सही स्टेज पे पकड़ पे नहीं आता, वो अंदर अंदर फूलती चली जाती है, बॉडी कंपनसेट करती चली जाती है। तो ये देखा गया कि ज्यादातर जिन लोगों को पाँव में सूजन रहती है, एक पाँव में सूजन है, आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है, तो उसमें देखा गया है कि ओवरी कैंसर एक कारण हो सकता है। दूसरा, अगर आप बहुत मोटे हैं, आप ओबेसिटी है, आपके मेंसेस रेगुलर नहीं है, आपको एक डल एकिंग पेन है पेल्विस के अंदर, तो ये सारे अर्ली साइन एंड सिम्टम हैं जिसके लिए आपको अपना गायनेकोलॉजिस्ट का चेकअप कराना चाहिए, अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिससे आपको टाइमली ये चीजें के बारे में पता लग जाए। और जैसा मैंने कहा कि साल में एक बार एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप में आप जब अपना नॉर्मल रूटीन अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अंदर कोई बीमारी पनप रही है, कोई गांठ पनप रही है, तो आप उसको पकड़ पाते हैं टाइम। जी शुक्रिया। अब आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। जो भी है, अगर आखिर में कुछ कोई प्रश्न हो किसी का तो बताएं, इसको वाइंड अप करना चाहेंगे हम। जिन लोगों ने अपने हाथ जी बोलो। मैं उमेश दिल्ली से हूँ। हाँ जी उमेश जी। मेरे को 2021 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था डॉक्टर, तो उसका ट्रीटमेंट हो गया अक्टूबर तक सब, जैसे पहले उन्होंने वो किया, ऑपरेशन किया और रेडियोथेरेपी दी
और कीमोथेरेपी भी सब खत्म हो गया था, और मुझे फिर बाद में बोल दिया था कि आप बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है आपको और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं आप। लेकिन मुझे अब 2002 में हेडेक होना शुरू हो गया फेब में, बहुत ज्यादा हेडेक। मुझे लगा कि शायद डिस्प्लिन वगैरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उससे भी नहीं होता था। फिर एक दिन खूब बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने न्यूरोसर्जन को दिखाया, उन्होंने बोला कि आपको ब्रेन में भी हो गया है। वो करीब 3.9 था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे फिर से वही कीमो दी पहले, फिर उसके बाद रेडिएशन दी, और अब वो है 1.1 है मेरे ब्रेन में। लेकिन अब उन्होंने मुझे 3 महीने बाद बुलाया है, और अब मेरा वेट भी काफी कम हो गया है, 47 वेट है, HB भी कम है 7.1, और BP भी कम रहता है। नीचे वाला 49 और ऊपर वाला 86 के आसपास। कभी ठीक भी हो जाता है, फ्लैक्चुएट करता रहता है। लेकिन अब उन्होंने मुझे 3 महीने बाद बुलाया है। मुझे क्या करना चाहिए? कहीं और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, टच में रहना चाहिए, और मुझे ट्रिपल नेगेटिव वाला है। मैम, एक तो आप कौन से हॉस्पिटल में ट्रीट करा रहे हैं? सर यहाँ झज्जर बाड़सा एम्स में। एनसीआई झज्जर में करा रहे हैं? हाँ जी। ऐसा है कि मेरे हिसाब से आपको 3 महीने नहीं, हर 1-1.5 महीने में अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से, कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। हाँ जी। ये बात सही है कि एनसीआई झज्जर या एम्स या टाटा, जहां से मैंने पढ़ाई करी, हम भी 3-3, 4-4 महीने में बुलाते थे पेशेंट को, क्योंकि भीड़ इतनी है, पेशेंट इतने हैं कि हम हर एक को अगर 1-1 महीने पे बुला के चेकअप कराने लग जाएं तो वो ओपीडी कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ जी। तो इसलिए आपको रेगुलर अपने फिजिशियन से, अपने जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट है उनके चेकअप कराना चाहिए कि भाई अंदर फिर से कोई आपको तकलीफ हो। क्योंकि आपको जब हेडेक हुआ तो आप न्यूरो सर्जन के पास गए, आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं गए। तो मैं उसी से समझ गया कि आप किसी गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट करा रहे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको जाने में लग रहा होगा भाई इतना टाइम लगेगा, इतनी भीड़ है, तो मैं पहले प्राइवेट में न्यूरो सर्जन को दिखा लूं। हेडेक बहुत ज्यादा था। तो आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम होते हैं, आपको अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके उनके साथ रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए। और आई एम श्योर कि वहाँ ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली ठीक ही चलता है, तो ट्रीटमेंट आपका ठीक चल रहा है। लेकिन आपका जो सवाल है, वापस वो डेट से थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, तो आपको अपना चेकअप और फ्रीक्वेंटली कराने चाहिए, 1-1, 1.5 महीने पे कराना चाहिए। अच्छा, और मुझे ये पूछना था कि जो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर होता है उसमें क्या ज्यादा चांसेस होते हैं जल्दी होने के? मैम, ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इस फोरम के लिए ठीक नहीं रहेगा। आप अगर मेरे से पर्सनली आके मिलेंगे तो मैं इस बारे में डिस्कस कर पाऊंगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू डॉक्टर। शुक्रिया। इसको अब हम समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। आदरणीय शांता जी ने भी हाथ खड़ा किया है। हम तो चाह रहे थे कि वो धन्यवाद देने में भी हमारा सहयोग करें, और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप भी शांता जी। ओम जी ओम। बस धन्यवाद के लिए ही मैंने क्वेश्चन किए हैं, ये हाथ रेज किया है, क्वेश्चन कोई भी नहीं है मेरा। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का तो धन्यवाद करूंगी, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप और सरोज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए। आप हर संडे कोई ना कोई एक विशेष रूप से डॉक्टर बुलाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और सरोज जी हमारे पतंजलि की खंड प्रभारी हैं, पर पूरी द्वारका की शान है। और आप दोनों पति पत्नी, जब पति पत्नी मिलकर किसी काम को चलाते हैं, जैसे 2 पहिए हों गाड़ी के, गाड़ी अच्छी से चलती है, एक में पंचर हो जाए, खराब हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो आप दोनों का बहुत ही बहुत धन्यवाद करती हूँ पतंजलि की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, जो आप की क्लास है वो सिर्फ द्वारका जिले में ही नहीं, मैं मानती हूँ कि पूरी दिल्ली में शायद ऑनलाइन क्लास सबसे बड़ी क्लास है, और बहुत अच्छी क्लास चल रही है। बहुत दूर दूर से यहाँ से जो लोग जुड़ते हैं। संतोष खुराना जी भी कनाडा से जुड़ी है मेरी क्लास में। हम कोशिश ये करते हैं सब जगह लिंक डाल दें, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है फायदा उठाएं इस जो आप हर संडे मुहिम चलाई हुई है। तो इसके लिए आपका धन्यवाद, और फिर डॉक्टर साहब का तो धन्यवाद है ही। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया क्यों होता है, कैसे हो जाता है, उसको कैसे चेक करना चाहिए, उसकी प्रिवेंटेशंस क्या है, पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमें कभी फिर भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब सहर्ष सब जगह कहीं भी बुलाए, इनको सहर्ष अपना समय देते हैं, बहुत व्यस्त होते हुए भी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद जिन्होंने इनको क्लास में जुड़े हुए हैं।
हमारे सुषमा जी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे पतंजलि से। धन्यवाद आप सभी का। ओम। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से जो है डॉक्टर साहब से बात आई हमारी, आपका विशेष शुक्रिया। और आज मैं देख रहा हूँ कि आपने ठीक कहा कि दुबई से, कनाडा से, यूएस से, कई जगह से और लोग भी इस ऑनलाइन क्लास में जो जुड़ते हैं वो जुड़े हुए हैं और प्रश्न पूछ भी रहे हैं। मैं इससे पहले कि श्री दीप पंत जी से कहूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए, हमारे बीच में एक दो सीनियर लोग आदरणीय स्नेह लता जी भी हैं। स्नेह जी, एक आप संक्षेप में आप भी कुछ कहना चाहेंगी तो कहिए प्लीज। जी धन्यवाद शर्मा जी, जो आप इस क्लास को चला रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। और आपने बहुत अच्छा ये संडे रखा हुआ है कि डॉक्टर्स को बुलाना है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और डॉक्टर साहब का तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में आज जो जानकारी दी है, बहुत सरल शब्दों में दी है, हर एक को समझ आया होगा। और हमारी राज्य कार्यकारिणी बहन शांता जी, उनका भी विशेष धन्यवाद, उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया। सुषमा जी हैं, नीता जी हैं, मैं यही देख पा रही हूँ, सरोज जी, सभी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया स्नेह जी, ये कक्षा आपने ही प्रारंभ की है इसलिए आपका तो विशेष धन्यवाद। आदरणीय नीता जी हैं क्या? आदरणीय नीता जी ऑस्ट्रेलिया में हैं इस समय। अगर नीता जी हैं तो कृपया संक्षेप में वो अपनी बात रख दें। और सुषमा जी, सुषमा रानी जी, आप में से दोनों में से कोई हो तो शायद। डॉक्टर दोनों लेफ्ट हो गए, मैंने देखा था अभी। ठीक है, तो मैं अब हमारे साथी जो इसमें हम सब इसको इस कार्यक्रम करने में मदद करते हैं, श्री दीपचंद पंत जी और जीवन जी, देवेंद्र जी इत्यादि, तो उन सब लोगों का सहयोग रहता है। जीवन जी रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं दीप पंत जी, जो अभी इस समय थोड़ी कठिनाई में भी है, उनका बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में है, लेकिन फिर भी वो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। दीप जी, आपका स्वागत है। आप कृपया डॉक्टर साहब का, वैसे तो डॉक्टर साहब का शब्दों में धन्यवाद नहीं किया जा सकता है, डॉक्टर साहब ने समय भी दिया और बिल्कुल समय पर जुड़ गए और इतनी अच्छी जानकारी, इतनी संक्षेप में और इतनी सटीक जानकारी दी। डॉक्टर साहब का, जैसे आदरणीय शांता जी ने कहा है कि हम लोग चाहेंगे कि न केवल वो स्वयं जुड़े बल्कि ऐसे स्पेशलिस्ट अगर हमें बता सके जिससे लोगों को लाभ हो सके, तो हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। दीप जी, आप कार्यक्रम का समापन करें, धन्यवाद दें और शांति पाठ करवाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने गंभीर सब्जेक्ट को इतने अच्छे से जोक के थ्रू आपने समझा दिया लोगों को, बड़े अच्छा लगा। और लोगों को बेसिक जानकारी जो इस सब्जेक्ट के बारे में आज तक नहीं है, तो उसके बारे में भी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक मिनट, कुछ माइक खुले हुए हैं। सनी दीदी, आपका शायद माइक खुला हुआ है। थैंक यू। तो शांति पाठ के साथ हम इस क्लास का समापन करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठें और एक गहरा लंबा सांस भरें और ओम का उच्चारण। अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। उस क्षण शांति का अनुभव करें। अपने मन, चित्त को
पूरी आत्मा एक शांति स्वरूप है और अपने चारों ओर के वातावरण को शांतिमय बनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों से घर्षण करें और अपने चेहरे पर लगाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बार दीप जी हम सभी चाहेंगे तालियों के साथ, बेशक अपने वो ऑन कर लें, अनम्यूट कर लें अपने आप को, एक बार अनम्यूट कर लें, 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर लें। और डॉक्टर साहब का धन्यवाद हम तालियों के साथ। धन्यवाद, कोऑर्डिनेशन में बड़ा सहयोग किया, सबका शुक्रिया। आप सब लोग कुछ थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। Thank you sir for giving this opportunity. I am really obliged and honored. Really obliged and honored. धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। और हमने योग परिवार का भी ज्योति प्रवास की भी बहुत अच्छी तरह से all the best, all of you. Have a good day. Thank you all very much. Wonderful people. शांता जी, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।